सभी स्टूडेंट्स का आज मेरे चैनल बॉटनी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे कि प्लांट किस प्रकार प्रोसेस करते हैं। बोले तो आज अपन प्लांट की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूं, आपको याद रखना है कि मैं आज आपको बता रहा हूं कि बॉटनी की शुरुआत कहां से होती है। एक बात याद रखना, आपके बायोलॉजी में दो यूनिट चलती है, बॉटनी और जूलॉजी। मैं आपको बॉटनी कवर करवाऊंगा। एनसीईआरटी की पूरी बॉटनी आपको मैं कवर करवाऊंगा 11th व 12th की। आपको 11th और 12th की जितनी भी एनसीईआरटी है उसकी पूरी बॉटनी मैं आपको कवर करवाऊंगा। आपको पता ही है कि बॉटनी में कौन कौन सी यूनिट आती है। बॉटनी में मेरी क्वालिफिकेशंस ये रही है कि मैंने 2020 में स्टेट रैंक दी है। इसके अलावा यूजी में जो एंट्रेंस होता है उसमें मैंने सीयू में 41 रैंक, डीयू में 83 रैंक और बीएचयू में 95 रैंक्स रही है। ये मेरा बायोडाटा रहा है। अब मैं आपको बेस से पढ़ाऊंगा शुरू से। स्टार्ट करते हैं अपन। मान लीजिए ये आपके पास प्लांट है। ये क्या है? पत्ती। ये क्या है? पत्ती। समझे मेरी बात? एक पादप है, उसकी ये पत्ती है और ये तना है। ठीक है, सबसे पहला कि पादपों में प्रकाश का क्या रोल होता है। ये क्या है? सूर्य होता है। ये अपने पास क्या है? सूर्य। ठीक है, इस सूर्य से प्रकाश कहां गिरा? ध्यान से सुनिए, आराम से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। आज के बाद प्लांट की सामान्य प्रोसेस में कभी भी नहीं अटकोगे, इस चीज की गारंटी देता हूं। आप समझो ध्यान लगा के। सूर्य की किरण कहां गिरी? पत्ती पर गिरी। तो पहला क्वेश्चन क्या बना? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? फोटोसिंथेसिस कहां होता है? आंसर आएगा पत्ती। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण पत्ती की कौन सी सतह पर होगा? मीजोफिल। करेक्ट। क्वेश्चन आता है कि सूर्य के द्वारा या प्रकाश द्वारा पत्ती में भोजन किस रूप में बनेगा? याद रखना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रकाश द्वारा भोजन आएगा। लेकिन पत्ती उस कार्बोहाइड्रेट को तो बना नहीं सकती, तो पत्ती किस रूप में भोजन बनाएगी? याद रखना, ये पत्ती में ग्लूकोज के रूप में बनेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन
कि पत्ती में जो भोजन बना यह तो है नहीं कि वो पूरा भोजन पत्ती में ही रहेगा, वो भोजन पत्ती से दूसरे भागों में भी तो जाना चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पर जो भोजन बना वो भोजन सारे भागों तक जाना जरूरी है, तब ही तो प्लांट वृद्धि करेगा। यदि ब्लड मानव के शरीर में पूरे शरीर में नहीं जाएगा तो ग्रो नहीं होगी, तो उसका पूरे भागों में जाना जरूरी होता है। तो ये भोजन ग्लूकोज के रूप में तो जा नहीं सकता, तो याद रखना भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होगा। किस रूप में होगा? सुक्रोज के रूप में होगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट बना, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में ग्लूकोज के रूप में बना, और पत्तियां जब भोजन का स्थानांतरण करेगी तो किस रूप में करेगी? सुक्रोज के रूप में करेगी। यहां तक किसी को कोई समस्या या कोई दिक्कत? 1 मिनट का बता रहा हूं, 1 मिनट के अंदर बता देना कोई समस्या हो तो। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फ्लोएम का काम। किसका काम पढ़ेंगे? फ्लोएम का काम। पत्ती में जो भी भोजन बनाना, कहने का मतलब इस पत्ती में जितना भी भोजन बनेगा उस भोजन को प्लांट की जड़ में व प्लांट के शीर्ष भाग में पहुंचाने का काम कौन करेगा? सोच के बताना कि पादप की जो पत्ती है उसमें भोजन बन गया, उस भोजन को पत्ती से पादप के पूरे भागों में पहुंचाने का काम कौन करेगा? याद रखना फ्लोएम करेगा। फ्लोएम का काम है पत्ती में जो भोजन बनेगा उस भोजन को जड़ों में पहुंचाना व शीर्ष भाग में पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। ठीक है। क्वेश्चन आता है फ्लोएम होता है, याद रख लेना या नोट कर लेना कि फ्लोएम हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है। नोट करना मेरी बात, फ्लोएम हमेशा बाई डायरेक्शनल या द्विदिशीय होता है। फ्लोएम कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल या द्विदिशीय होता है। ठीक है। किसी को कोई समस्या? बात आती है कि सर फ्लोएम द्विदिशीय क्यों होता है? क्योंकि पत्ती में जितना भी भोजन बना वो भोजन प्लांट में नीचे भी आ रहा है, वो भोजन प्लांट में ऊपर भी जा रहा है। तो कितनी दिशाओं में हुआ? 2 दिशाओं में हुआ, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बाई डायरेक्शनल। समझ में आई ये बात? अब नेक्स्ट बात, एग्जाम में देखो पीएमटी, आईसीआर, एम्स, जेट और 11th-12th के एग्जाम, इनमें हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि पादपों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? यह पूछ लेता है कि सुक्रोज या ग्लूकोज का स्थानांतरण पादपों में किसके द्वारा होगा? तो नोट कर लेना फ्लोएम के द्वारा
होगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है फ्लोएम को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन है फ्लोएम का दूसरा नाम क्या होता है, नोट कर लेना। फ्लोएम का अदर नाम बास्ट होता है। ठीक है, बास्ट, फ्लोएम का दूसरा नाम बास्ट होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं अपन जाइलम के बारे में। जाइलम क्या कहता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, वाटर दिया। ये क्या है, वाटर, सॉरी सोयल। ये क्या है, सोयल। इसमें ये राउंड वाले क्या है, आयन। और यूं भरे हुए राउंड, जो भरे हुए है राउंड, वो क्या है, वाटर। सबसे पहला क्वेश्चन, वाटर अपन जड़ में देते हैं या सोयल में देते हैं। नोट कर लेना, वाटर हमेशा हम सोयल में देंगे। ठीक है, मैंने यहां वाटर दे दिया, तो सोयल में वाटर भी हो गया, और वाटर के अलावा और क्या हुआ, सोयल में वाटर तो गया, लेकिन वाटर के अलावा और क्या गया, नोट कर लेना, वाटर के अलावा इसमें आयंस भी होते हैं। ठीक है, सोयल में जितने भी, सुन लेना मेरी बात, सोयल में जितने भी आयंस व वाटर होता है उसको जड़ अपनी तरफ लेगी और उसको पूरे भागों में फैला देगी। ये काम कौन करेगा, जाइलम। यहां से पोषक तत्व लेकर पूरे भागों में फैलाने का काम कौन करेगा, जाइलम। किसी को कोई दिक्कत, जड़ों द्वारा पोषक तत्व व जल को पूरे भागों में पहुंचाने की प्रोसेस कौन करेगा, जाइलम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या। अगली बात, जाइलम का मतलब क्या होता है। जाइलम को अपन वुड या कास्ट भी बोलते हैं। याद रखना, जाइलम को वुड या कास्ट भी बोला जाता है। ठीक है, किसी को कोई समस्या। अपन अब समझेंगे इसी का कंसेप्ट। एक बार इसको हटा देते हैं, फिर अपन समझेंगे इसका कंसेप्ट। ये क्या है, सोयल।
ये क्या है? वाटर। वाटर। ये क्या है? मिनरल। और ये पूरी क्या है? सोयल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दुविधा? शुरू करते हैं सबसे पहले कि वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करें अपन सोयल की। सोयल की वाटर पोटेंशियल व प्रेशर पोटेंशियल क्या होती है? हाई। क्या होती है? वाटर पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल क्या होती है? हाई। तो इसकी नेगेटिविटी क्या होगी? नेगेटिविटी क्या होगी? लिस्ट। लिस्ट का मतलब कम। बात करें अपन जड़ की, इसकी वाटर पोटेंशियल व प्रेशर पोटेंशियल क्या होगी? लो। तो ये क्या होगा? मोर नेगेटिविटी। समझ में है मेरी बात? कि सोयल की वाटर पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल ये दोनों क्या होगी? हाई होगी। तो ये कम नेगेटिव होगा। इसकी लो होगी तो ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब सर इसे लॉजिक क्या बना? यहां तो बात करा मैं सोयल की, यहां बात कर रहा हूं मैं रूट की। समझना मेरी बात, कंसेप्ट समझना। सबसे पहले बात करें सोयल की। सोयल का वाटर पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल लिख देता हूं। वाई डब्ल्यू का मतलब वाटर पोटेंशियल और इसका मतलब प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्या हो रहा है कि बात करें नेगेटिविटी के रूप में, तो वाटर तथा मिनरल्स, नोट करना, वाटर तथा मिनरल्स लीस्ट नेगेटिविटी से मोर नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। दोबारा याद कर लेना कि वाटर तथा मिनरल्स लीस्ट नेगेटिविटी या कम नेगेटिविटी वाली मर्दा से हाई नेगेटिविटी वाले जड़ की तरफ जाएंगे। समझे? लिस्ट से किसकी तरफ जाएंगे? मोर नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। वाटर तथा मिनरल्स लिस्ट नेगेटिविटी या कम नेगेटिविटी से हाई नेगेटिविटी वाली जड़ की तरफ जाएंगे। लिस्ट नेगेटिविटी किसकी होगी? मर्दा की। हाई नेगेटिविटी किसकी है? जड़ की। समझे लॉजिक? दूसरा, यदि वाटर पोटेंशियल के रूप में देखें तो क्या होगा? अपने को सबको पता है, एनसीईआरटी में भी डेफिनेशन दे रखी है कि वाटर का स्थानांतरण हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर का स्थानांतरण होता है। या तो डेफिनेशन होगी ये, या दूसरी डेफिनेशन होगी लीस्ट नेगेटिविटी से मोर नेगेटिविटी की तरफ होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट का टाइम देता हूं।
अंत में आपको मैं थ्योरी लिखाऊंगा, अभी आप कंसेप्ट समझ लीजिए। प्लांट का कंसेप्ट समझिए, अंत में आपको पूरी थ्योरी लिखा दूंगा कि इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ लिखा दूंगा। आप एक बार इसे कंसेप्ट वाइज समझ लीजिए। अब बात करते हैं अपन इन दोनों संरचनाओं की। ठीक है, समझते हैं इनको कि पत्ती का एक ऐसा, अपन जब पत्ती को देखते हैं तो पत्ती यूं होती है, तो इस पत्ती का जो फूला हुआ भाग होता है ना, उस भाग को अपन क्या बोलते हैं? याद रखना, पत्ती के फूले हुए भाग को पर्णफलक बोला जाता है। पर्णफलक या लीफ ब्लेडर बोला जाता। यहां तक आपने समझ लिया कि पत्ती का सबसे चौड़ा भाग क्या कहलाता है? पर्णफलक या लीफ ब्लेडर। ठीक है, अगला कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है? मुख्य स्तंभ है। ये मुख्य स्तंभ है और ये जो ब्राउन वाला भाग है ना, पेन का पूरा ब्राउन वाला भाग, वो क्या है? पत्ती है। तो ये ब्राउन वाला भाग इस मुख्य स्टेम से इस गुली के द्वारा कनेक्टेड है। तो इस गुली को क्या बोलेंगे? समझने की कोशिश करना कि पादपों के मुख्य स्तंभ से पत्ती एक संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है, उसे पर्णवृंत कहा जाता है। किसी को कोई डाउट? दो डेफिनेशन। पत्ती का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? पर्णफलक या लीफ ब्लेडर। अगला, पत्ती मुख्य स्तंभ से एक संरचना के द्वारा जुड़ी होती है, जिसे पर्णवृंत बोला जाता है। ठीक है, पत्ती की ये क्या होती है? ये होती है सीरा, और इन सिराओं से छोटी छोटी सिरिकाएं जुड़ी होती है। सिरिकाएं जुड़ी होती है। पत्ती से सीरा और सीरा से सिरिकाएं। ठीक है, अब बात आती है, मान लीजिए एक पत्ती है, सब देखते हैं अपन। अगर सिरिकाएं इस प्रकार है, मतलब एक जैसी है, तो कौन सा सिरिकाएं होगी? समांतर। यह किस प्रकार की सिरिकाएं है? समांतर, जिनमें सिराओं के विन्यास को स्पष्ट देखा जा रहा है। और एक पत्ती इस प्रकार की होती है, जिसमें किस रूप में दिखाई दे रही है सिरिकाएं? जालिका के रूप में दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आगे अपन पत्ती के बारे में एक मोस्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। पत्ती में दो सतह होती है। पत्ती में दो सतह होती है। उम्मीद करता हूं सबने नाम सुना होगा, अपेक्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रल। और एक सतह होती है अपेक्स। कौन सी सतह? अपेक्स व अपेक्स, वेंट्रल और डोर्सल।
डोर्जल। बात आती है, मान लीजिए ये पत्ती है, इस पत्ती की ऊपरी सतह क्या है? अपाक्ष। पत्ती की ऊपरी सतह अपाक्ष होगी, जबकि पत्ती की निचली सतह अभ्यक्ष होगी। लिख लेना, अपाक्ष मतलब पत्ती की ऊपरी सतह है, और अभ्यक्ष मतलब पत्ती की निचली सतह। किसी को कोई डाउट यहां तक? उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जो समझ में नहीं आए दोबारा पूछ सकते हो, लेकिन याद रखना कंसेप्ट आपके पूरा समझ में आना चाहिए। मेरी हमेशा एक थ्योरी होती है, मैं हमेशा कंसेप्ट पे जोर देता हूं, रटने पे कम जोर देता हूं। वो एक कहावत है ना, एक छोटी सी कहानी बताता हूं रटने वालों के लिए। लोग सोचते हैं कि वो रट रहा है, मैं भी रट के सक्सेस हो जाऊंगा। एक बार क्या हुआ, दो मेंढक थे। सब जानते हैं कि मेंढक का एक प्रिंसिपल होता है कि मेंढक यदि जमीन से 50 फीट गहराई में भी चला जाए ना, तो मेंढक नहीं मरता है। लेकिन यदि मेंढक दही में गिर गया तो मेंढक मर जाता है। ठीक है, दो मेंढक थे, वो एक दही की भिगोनी थी, उसमें गिर गए। एक मेंढक को पता था कि अपन मेंढक है और अपन किसमें गिरते मर जाएंगे? दही में। तो एक मेंढक तो दही में गिरते ही मर गया। दूसरा मेंढक सोचा मर वैसे भी रहा हूं ना, कुछ एक्सपेरिमेंट करके जाऊं। वो एक्सपेरिमेंट करा, चारों हाथों पैरों का मूवमेंट 10-15 मिनट में कुछ इस प्रकार बना कि पूरा दही घुलकर मक्खन के टाइप में बन गया। 4 इंच ऊपर आया और मेंढक छलांग लगा के बाहर चला गया। इसे बोला जाता है संघर्ष। अगर वो मेंढक हार मान लेता तो मेंढक मारा जाता है। वही आपकी लाइफ में, यदि आप रट कर मरना चाहते हो या कंसेप्ट समझ के बाहर निकलना चाहते हो। स्क्रीनशॉट ले लो। दोबारा समझा देता हूं, पत्ती का फूला हुआ भाग पर्णफलक कहलाता है। पत्ती मुख्य स्तंभ से एक संरचना के द्वारा जुड़ी होती है, उसे पर्णवृंत बोला जाता है। ठीक है, पत्ती की मुख्य संरचना होती है, वो क्या होती है? सीरा। सीरा से अनेक छोटी छोटी संरचनाएं निकलती है, उन्हें क्या बोला जाता है? सीरिकाएं। सीरिकाएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है समानांतर सीरा विन्यास वाली और जालिका नुमा सीरा विन्यास वाली। क्वेश्चन आता है समानांतर सीरा विन्यास किनमें पाया जाता है? डायरेक्ट आंसर कर देना, समानांतर सीरा विन्यास एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। डायरेक्ट आंसर कर लेना, एक बीजपत्री पादपों में किस प्रकार का सीरा विन्यास होगा? समानांतर। जालिका सीरा विन्यास किनमें होता है? द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री में पाया जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पत्ती में सबने नाम सुना होगा, अपाक्ष सतह और अभ्यक्ष सतह। पत्ती की ऊपरी सतह अपाक्ष कहलाती है, पत्ती की निचली सतह
अभ्यक सतह कहलाती है। ठीक है, यहां तक का आपका कंसेप्ट क्लियर। अपाक्ष को इंग्लिश में वेंट्रल बोला जाता है और अभ्यक्ष को डोर्सल सरफेस बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे। समझ लीजिए एक बार, फिर मिटा दूंगा, मैं दोबारा लिखाऊंगा आपको। अगला पढ़ेंगे प्लांट में। समझते जाइए, आज ओनली अपन कंसेप्ट समझ रहे हैं। ये क्या है? सोयल या मृदा। इसमें क्या है? वाटर और मिनरल्स। ठीक है, ये जड़ है, इसमें क्या है? वाटर और मिनरल्स। सबसे पहला कंसेप्ट कि जड़ में ऐसी कौन सी प्रोसेस है या कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा जड़ जल को खींच रही है नीचे से। ऐसी प्रोसेस का नाम बताइए जिसके द्वारा जड़ भोजन को ऊपर की तरफ खींच रही है। याद रखना, जड़ का ऊपर की तरफ जल को खींचने की प्रोसेस कैपिलरी कहलाती है। ठीक है, कैपिलरी के द्वारा जड़ हमेशा जल को खींचती है। एक कंसेप्ट क्लियर। जड़ होती है वो यहां से पोषक तत्व और आयंस लेगी। ठीक है, जड़ क्या कर रही है कि सोयल में जितने भी पोषक तत्व है और वाटर है ना, उसको खींच रही है और खींचकर ऊपर फेंक रही है। इसके लिए उसे क्या चाहिए? ये काम किसके द्वारा कर रही है? नोट करना कि जड़ मृदा से पोषक तत्व लेंगे और उन्हें ऊपर की तरफ फेंकेंगे। किसके द्वारा फेंकेंगे? प्रेशर के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेशर ग्रेडियंट द्वारा। ठीक है, प्रेशर के द्वारा जड़ पोषक तत्वों को और वाटर को यहां से लेगी और यहां तक पहुंचा देगी। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। वाटर और मिनरल की हाई कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है? सोयल में ज्यादा है, तो सोयल से यहां चली गई। ठीक है, यहां तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तथा जड़ में, अब जड़ ने क्या किया कि सोयल से वाटर और मिनरल्स लिए और ऊपर की तरफ प्लांट के अन्य भागों में भेज दिए। तो जड़ की वाटर पोटेंशियल क्या होगी? लो। लो वाटर पोटेंशियल होगी। जड़ की वाटर पोटेंशियल क्या होगी? लो होगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समझने में कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है भैया, जड़ क्या कर रही है? सोयल से पोषक तत्व ले रही है, तो उसको क्या खर्च करनी पड़ रही है? ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। तो यहां किसका यूज होगा? एटीपी का यूज होगा। ठीक है, जड़ ऊर्जा लेकर ऊपर भेज रही है, तो एटीपी का यूज हो रहा है, मतलब उसे एनर्जी दे रही है। तो कौन सी प्रोसेस होगी? एक्टिव प्रोसेस।
कौन सी प्रोसेस होगी? एक्टिव प्रोसेस होगी। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं। जड़ हमेशा सोयल से वाटर और मिनरल्स लेगी और प्लांट की। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रोसेस समझ में आई होगी। ठीक है, अब अपन एक बेसिक पढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है। इससे पहले तो मेरे को ये बताओ, वाष्पोत्सर्जन कब होता है? क्वेश्चन आता है, वाष्पोत्सर्जन कब होता है? वाष्पोत्सर्जन हमेशा दिन में होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन हमेशा दिन में होता है। क्यों? क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है। दिन में क्या होता है? सूर्य होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना कि पादप का ऐसा भाग जहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, बताना, सोच के बताओ। पादप का ऐसा भाग जहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। 1 मिनट का टाइम दूंगा, सोच लो। पादप का ऐसा भाग जहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है। कौन सा भाग होगा? जड़। जड़ तक प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती है। तो क्वेश्चन क्या बना? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब वाष्प उत्सर्जन होता है। जितना ज्यादा प्रकाश उतना ज्यादा वाष्प उत्सर्जन। प्रकाश की किरण जहां जितना गिरेगी ना, वाष्प उत्सर्जन उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन जड़ तक वाष्प उत्सर्जन सबसे कम क्यों होगा? सबसे कम वाष्पोत्सर्जन, सबसे कम वाष्पोत्सर्जन कहां होगा? क्वेश्चन है, सबसे कम वाष्पोत्सर्जन कहां होगा? जड़ में। क्यों? क्योंकि जड़ तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए। ठीक है, सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन कहां होगा? कंसेप्ट को समझना। सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन कहां होगा? पत्ती और तने में। कहां होगा? पत्ती में और पत्ती व तना, बोले तो वायवीय भाग में। वायवीय भाग में हाई वाष्पोत्सर्जन होगा। पादप के वायवीय भाग पत्ती तथा तने में। अब पढ़ते हैं अपन। पढ़ लिया अपन ने, सबसे कम वाष्पोत्सर्जन कहां होगा? जड़ में सबसे कम वाष्पोत्सर्जन होगा, क्योंकि जड़ तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा हो गया, सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन पादपों के वायवीय भाग तना तथा पत्ती में होगा। क्यों होगा? कंसेप्ट समझा देता हूं। क्या होता है कि प्लांट्स की जो तना और पत्ती होती है ना, ऊपर की तरफ शीर्ष में, वो क्या है कि प्रकाश के डायरेक्ट और सीधे और जल्दी संपर्क में आएंगे, जबकि जड़ तो संपर्क में नहीं आती है। तो जड़ में वाष्पोत्सर्जन कम और तना और पत्ती में वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। ठीक है, एक कंसेप्ट और समझिएगा। सूर्य का प्रकाश गिर रहा है पत्ती पर, पूरा सूर्य का प्रकाश गिर रहा है पत्ती पर। सूर्य का पूरा प्रकाश
किसी पत्ती पर गिर रहा है। तो बात बताइए कि क्या पूरा सूर्य का प्रकाश वाष्पोत्सर्जन करेगा? क्या पूरा सूर्य का जितना भी प्रकाश प्लांट पर गिर रहा है, क्या पूरा जो सूर्य की किरणें वो पूरी की पूरी क्या वाष्पोत्सर्जन सॉरी प्रकाश अवशोषण करेगी? पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है? सूर्य के द्वारा। तो पूरे सूर्य की किरणें प्रकाश संश्लेषण थोड़ी करेगी। क्वेश्चन आएगा कि पादपों में पूरे सूर्य के प्रकाश का कितना परसेंटेज भाग प्रकाश संश्लेषण करेगा? 0.2% भाग प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा। किसी को कोई डाउट? उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि प्लांट होते हैं ना, उसका जो मुख्य स्तंभ होता है ना, मुख्य स्तंभ, ये मुख्य स्तंभ यहाँ एक संरचना के द्वारा, मुख्य स्तंभ और नॉर्मल तना ये दोनों एक गांठ अनुमा संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं। उसे अपन बोलते हैं नोड। नोड किसे बोला जाता है? पर्व। पर्व का मतलब होता है कि मुख्य तने से नॉर्मल तना एक गांठ नुमा संरचना के द्वारा जुड़ा होता है। उस गांठ नुमा संरचना को नोड बोला जाता है। और मान लीजिए, यूं मान लीजिए आप, ये क्या है? पत्ती है। ये जो बीच का भाग है ना, जहां से एक स्तंभ है, उस मान लीजिए आप यूं समझ लीजिए, हाँ यही मान लीजिए आप, समझता हूं आपको ढंग से। मान लीजिए ये मुख्य स्तंभ है, ये एक स्टेम, ये दूसरा स्टेम। ये दोनों पेनों की जो गुड़ी है ना, दोनों पेनों की जो गुड़ी है ना, वो तो क्या है? नॉर्मल तना। और ये दोनों जो मार्कर है, ये क्या है? व्हाइट वाला भाग क्या है? पत्ती। ब्लैक वाला भाग क्या है? स्टेम। तो ये दोनों जो स्टेम है ना, ये दो पत्तियां है, ये दोनों पत्तियां है, इन दोनों पत्तियों के नॉर्मल स्टेम है। इस नॉर्मल स्टेम के बीच में जो ये भाग है ना, ये भाग बीच वाला व्हाइट वाला, इस भाग को क्या बोलते हैं? इस बीच वाले व्हाइट वाले भाग को, दोनों गुली के बीच में जो व्हाइट वाला भाग होता है ना, इससे पर्व संधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको पर्व संधि बोला जाता है। इस भाग को क्या बोला जाता है? इंटरनोड। समझ गए? मुख्य स्तंभ से नॉर्मल तना एक गांठ नुमा संरचना द्वारा निकलता है, उसे नोड बोला जाता है। और दो पत्तियां मुख्य स्तंभ से जुड़ी रहती है, उन दोनों पत्तियों के बीच के भाग को क्या बोला जाता है? इंटरनोड। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत या समस्या हो तो बताओ। एक बार एक छोटी सी बात याद रखना, जिंदगी कभी भी लौटाती नहीं है। याद रखना, सॉरी, जिंदगी कभी देती नहीं है बल्कि लौटाती है। एक बात क्या गांठ बांध लेना, यदि आज 5 साल आप स्ट्रगल कर लोगे, आने वाले 50 साल आपके बेटर होने वाले हैं। आज 5 साल यदि इंजॉय और कंफर्टेबल जोन में बिता रहे हो, डेफिनेट है, मान के चलना, आने वाले 50 साल में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। याद रखना, कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। आज मजे कर लो, उसकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी आपको। जिसका प्रेजेंट कंफर्टेबल है ना, नो डाउट उसका फ्यूचर अनकंफर्टेबल है। और जिसका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है, नो डाउट उसका फ्यूचर कंफर्टेबल है। ये बात याद कर लेना, ये बात मान के चलना, लिख लेना कहीं चाहे से। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या है। आज प्लांट पढ़ते जाइए पूरा। सबसे पहला, जब किसी प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है, जब किसी प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है, जब किसी प्लांट की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती, जब किसी प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है उसे क्या बोला जाता है, प्राथमिक वृद्धि बोली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। जब कोई प्लांट लंबा होता जाता है तो कौन सी वृद्धि होगी, प्राथमिक वृद्धि। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई। प्राथमिक वृद्धि हो रही है मतलब शीर्ष भाग बढ़ रहा है, कौन सा उत्तक होगा, प्राथमिक वृद्धि कौन से उत्तक द्वारा होती है, तो यह कौन सा भाग होता है, शीर्ष विभज्योतकी द्वारा। किसके द्वारा होगी, शीर्ष विभज्योतकी, शीर्ष विभज्योतकी द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी पादप की, नोट करना, जब किसी पादप की विड्थ या चौड़ाई, जब किसी पादप की चौड़ाई में वृद्धि होती है, जब किसी पादप की चौड़ाई में वृद्धि होती है तो कौन सी ग्रोथ होती है, क्वेश्चन है। जब कोई पादप चौड़ा हो रहा है मतलब लेटेरियल, ठीक है, जब किसी पादप की चौड़ाई में वृद्धि हो रही है तो कौन सी वृद्धि होगी, द्वितीयक वृद्धि। कौन सी वृद्धि होगी, द्वितीयक वृद्धि होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्वेश्चन आता है द्वितीय वृद्धि किसके द्वारा होगी, याद रखना द्वितीय वृद्धि एदा व कैम्बियम के द्वारा होती है। क्वेश्चन है द्वितीय वृद्धि किसके द्वारा होती है, बताना, द्वितीय वृद्धि किसके द्वारा होती है, याद रखना एदा व कैम्बियम के द्वारा द्वितीय वृद्धि होती है। ठीक है, या तक किसी को कोई दिक्कत, पादप की लंबाई बढ़ेगी, प्राथमिक या शीर्ष विभज्योतकी, पादप की चौड़ाई बढ़ेगी, द्वितीय वृद्धि होगी, सवन कैम्बियम द्वारा होगी, और इसमें कौन सा उत्तक होगा, पार्श्व विभज्योतकी, पार्श्व विभज्योतकी उत्तक द्वारा होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा कि टेरिडोफाइटा में द्वितीय वृद्धि अनुपस्थित होती है। क्यों, क्योंकि टेरिडोफाइटा में कैम्बियम या एदा का अभाव होता है, इसीलिए टेरिडोफाइटा में द्वितीय वृद्धि अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ेंगे प्लांट्स का ही प्रोसेस, कि प्लांट्स में क्या होता है क्या नहीं होता है।
ये क्या है? प्लांट की छाल। बताइए कि प्लांट की छाल क्या काम करती है? ध्यान से सुनिए। प्लांट की छाल पादपों को पोषक तत्व व जल उपलब्ध करवाती है। क्वेश्चन आता है कि पादपों में छाल का क्या काम होता है? तो याद रखना, पादपों में छाल किसी भी प्लांट को पोषक तत्व व जल उपलब्ध करवाती है। ठीक है। पहले के काल में क्या हुआ करता था कि प्लांट्स में अपन क्या, आधुनिक चीजें थी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें थी नहीं ताकि करोती से काट लगे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। पहले क्या करते थे कि लोग इस छाल को उठा देते थे और प्लांट क्या हो जाता था? नष्ट हो जाता था। ठीक है। दो क्वेश्चन सबने पढ़े होंगे, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। ये दो टर्म सबने पढ़ी होगी उम्मीद करता हूं, सोर्स और सिंक। ठीक है। मैं किसी को भोजन दे रहा हूं। कब दूंगा भोजन? जब मेरे पास एक्स्ट्रा भोजन होगा। तो मैं क्या हुआ? सोर्स। अगर मैं किसी दूसरे को दे रहा हूं, एक बार बता देता हूं सोर्स और सिंक के बारे में। सोर्स, मैं सोर्स हूं, मेरे पास ज्यादा भोजन है, मैं किसी को दे रहा हूं, तो मैं क्या हुआ? सोर्स। दूसरे व्यक्ति को ले रहा हूं, उसके पास भोजन कम है इसीलिए वो भोजन ले रहा है, तो वो क्या हुआ? सिंक। तो याद रखना, भोजन का स्थानांतरण सोर्स से सिंक की तरफ होता है। याद रखना, भोजन का स्थानांतरण सोर्स से सिंक की तरफ होगा। ठीक है। तो बताना, इस प्लांट में सोर्स कौन सा हुआ? पत्ती। पत्ती क्या होगी? सोर्स होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, वहां भोजन स्टोर हुआ, सबसे ज्यादा भोजन यहां बना। कहां है सबसे ज्यादा भोजन? सबसे ज्यादा भोजन पत्ती या सोरस में है। ठीक है। इसने पूरा भोजन किस किस को दे दिया? तना, जड़, बड या कलिका व फल, इनको पूरा भोजन दे दिया। तो ये चारों क्या होंगे? सिंक। जिसके पास ज्यादा भोजन होगा वो सोरस होगा, वो भोजन किसको देगा? जिसके पास भोजन कम है। और सिंक के पास भोजन कम है तो वो सिंक को भोजन देगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं सोरस और सिंक का कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे अगला कंसेप्ट। अब प्रत्येक प्रोसेस, मान लीजिए ये क्या है? जड़ है। ये क्या है? इसका पास सर्वतन है। ठीक है। अपने गांव में क्या करते हैं? प्रोसेस बताऊं। गांव में क्या करते हैं कि अपन प्लांट का जो शीर्ष भाग है ना, अपन चाहते हैं कि प्लांट फैल जाए, लंबा नहीं बढ़े, प्लांट फैले। अपन चाहते हैं कि कोई भी प्लांट है वो चौड़ाई में फैले, लंबाई में नहीं बढ़े। समझना, चौड़ाई बढ़ जाए, लंबाई नहीं बढ़े। तो अपन क्या करते हैं? इसको यहां से कट कर देते हैं। यहां से क्या कर देंगे? कट कर देंगे। ठीक है। इसको यहां से क्या कर देंगे? कट कर देंगे। ये यहां से कट कर देंगे, मान लो यहीं से कट करेंगे अपन। ठीक है। अब समझते हैं अपन, जब किसी प्लांट को अपन यहां शीर्ष से काटते हैं, मान लीजिए मैंने
शीर्ष भाग को कम करने के लिए इसको यहां से काट दिया। मैं चाहता हूं कि प्लांट की चौड़ाई बढ़े, लंबाई नहीं बढ़े, तो मैं क्या करूंगा, जब किसी प्लांट को अपन चाहते हैं कि उसका शीर्ष भाग ग्रोथ नहीं करे, तो इसको अपन को यहां से डिलीट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और जब शीर्ष भाग यहां से कट जाएगा तो आगे ग्रो नहीं होगी और प्लांट की चौड़ाई फैल जाएगी, प्लांट चौड़ा हो जाएगा, झाड़ियों के समान दिखने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक हार्मोन होता है, नाम सुना होगा, ऑक्सिन। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, ऑक्सिन नामक हार्मोन का संग्रहण हो गया और वो सारी ऑक्सिन ओनली लेटेरियल भागों में फैल गई और इसीलिए कौन सा हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट और समझना, जड़ की उत्पत्ति कहां से हुई, जड़ की उत्पत्ति कहां से हुई, याद रखना, जड़ मूलांकुर भाग से निकली, याद रखना, जड़ मूलांकुर भाग से विकसित होती है, बीज के मूलांकुर भाग से, मूलांकुर बीज से जो मूलांकुर भाग होता है ना, उससे जड़ की उत्पत्ति हुई। जड़ होती है वो नीचे, ठीक है, उम्मीद करता हूं जड़ वाला कंसेप्ट सबको समझ में आया होगा कि जड़ बीज के मूलांकुर से निकलती है, जड़ निचला भाग होता है। ठीक है, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण या वाष्पोत्सर्जन कहां होता है, जड़ में। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आई होगी। आगे है तना, तना प्रांकुर से विकसित होता है। ठीक है, एक बात का गांठ बांध लेना, दिल से कह रहा हूं, अगर जिंदगी में साला समस्या पैदा हो रही है ना, अब पढ़ेंगे प्लांट की आगे की प्रोसेस। मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर इस प्लांट का ये तना है, इस तने की लंबाई मेरे को ज्यादा करवानी है, यदि किसी तने की लंबाई में वृद्धि करनी है ना, तो किस चीज का यूज करूंगा, यदि किसी पादप के तने की लंबाई में वृद्धि करनी है तो किस चीज का यूज करूंगा, याद रखना, जिब्रेलिन नामक हार्मोन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन द्वारा तने की लंबाई में वृद्धि करना कौन सा इफेक्ट कहलाता है, बॉल्टिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी ने बढ़िया तरीके से पढ़े होंगे। ठीक है, तने में ग्रोथ होती है, वो कौन सा इफेक्ट कहलाता है, बॉल्टिंग इफेक्ट कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि गिब्बन वलय पाई जाती है, याद रखना, जिब्रेलिन में गिब्बन वलय पाई जाती है। ठीक है, याद रह जाएगा कि गिब्बन वलय पाई जाती। उम्मीद करूंगा सभी मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आज के बाद में आपको प्लांट की जड़, तना, पत्ती में कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आज की क्लास अपन यही समाप्त करेंगे। आने वाले क्लास में मैं आपको जो आज पढ़ाया हूं ना, उसका थ्योरेटिकल वर्णन होगा कि अपन ने क्या क्या
किया। तो आज सभी जितना मैंने आज पढ़ाया ना, उम्मीद करूंगा आप घर जाके सारा कुछ पढ़ोगे और बेसिक पढ़ोगे प्लांट्स में क्या होता है। एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन याद रखना, पादप मृदा से पोषक तत्व किस रूप में लेते हैं। पादप मृदा से पोषक तत्व किस रूप में लेते हैं, आयंस के रूप में लेते हैं। याद रखना, पादप मृदा से पोषक तत्व आयंस के रूप में लेंगे। ठीक है, आज के बाद आपको प्लांट के परिचय में कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। प्लांट का सारा कुछ प्रोसेस आपके कंप्लीट हो चुका है। मेरे चैनल का नाम बोटनी एजुकेशन लोकेश कुमावत है। इसी चैनल पर आप बने रहिए, आपको पूरी बोटनी की हर एक डिटेल बोटनी आपको डीपली पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी लेवल की। उम्मीद करूंगा सभी ने बढ़िया पढ़ी भी है और सभी को समझ में भी आ रही है। ठीक है, अगला लेक्चर अपना होगा किसका, अगला लेक्चर जो आज अपन पढ़े हैं उसकी थ्योरी चलेगी। ठीक है, कि फ्लोएम क्या होता है, जाइलम क्या होता है, सौर सिंह की परिभाषा चलेगी, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ये प्रोसेस चलेगी। कहाँ प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, कहाँ पर प्रकाश संश्लेषण कम होता है, इन चीजों के बारे में कंसल्ट होंगे। तना कैसा होता है, एक बात याद मेरे को बताना, तना इस दिशा में, मान लो तने एक दिशा में जाता है, निश्चित दिशा में, तना किसके द्वारा घूमता है, याद रखना तने हमेशा प्रकाश के द्वारा घूमते हैं। कौन सी गति होगी, प्रकाशानुवर्तन गति द्वारा तने प्रकाश की दिशा में मुड़ जाते हैं। याद रखना यह चीज कि प्रकाशानुवर्तन तने में पॉजिटिव होता है, जड़ में नेगेटिव होता है, गुरुत्वानुवर्तन जड़ में पॉजिटिव, तने में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास और आपका लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आगे का लेक्चर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना जो आज पढ़ाया है वो आपको पढ़ के आना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे कल वाला आपको समझ में नहीं आएगा, इस चीज को आज याद रख लेना।